नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति से जुड़ी तमाम जानकारी लेकर हम हाजिर हैं कोरोना अपडेट के साथ। आपको बताएंगे कोरोना को लेकर पिछले 24 घंटों में क्या बड़े अपडेट हैं जो सामने आए हैं, ताज़ा स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं। विशेषज्ञ मेहमानों से समझेंगे कि जो अभी हालात हैं उसमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई कहाँ नजर आ रही है, हम अपने परिवार को और अस्पताल में भर्ती मरीजों का बचाव और इलाज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम सतर्क और स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कोरोना अपडेट की। और कोरोना की तीसरी लहर, मौजूदा परिस्थितियों और कोविड से बचाव को लेकर चर्चा के लिए मेरे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर सौमित्र रावत, सदस्य नेशनल कोविड टास्क फोर्स। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर शशांक जोशी, सदस्य कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दोनों मेहमानों से चर्चा में हम समझेंगे कि फिलहाल क्या ताज़ा परिस्थितियां हैं और ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर क्या इशारा कर रही हैं। और इस बीच अगर हम तमाम आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में देश में 2.86 लाख यानी 2,86,000 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा है। चिंता की इसमें बात क्या है, वो ये है कि पिछले 4 दिन से नए मामलों में गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन उसके बाद बीते जो 2 दिन हैं यानी कल और आज, उसमें नए संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटों में देश में 3,06,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अभी भी देश में जो एक्टिव केस है यानी इलाज करा रहे मरीज हैं उनकी संख्या 22.02 लाख के पार है। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो ये 93.33% पहुंच गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों पर नजर डालें तो इनमें केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 49,771 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में एक दिन में केसों में 18% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र में दर्ज नए केसों में ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, उससे ज्यादा ठीक हुए हैं जो नए केस आए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 163.58 करोड़ के पार पहुंच गया है। तो दो खास मेहमान हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सौमित्र रावत, पहले मैं आपका रुख करूंगी और आंकड़ों को लेकर आपका नजरिया समझूंगी। हमने देखा कि 4 दिन जो आंकड़े थे यानी नए पॉजिटिव केस वो कम हुए, उसके बाद पिछले 2 दिन में हम देख रहे हैं कि ये आंकड़ा बढ़ा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच प्रीति जी, मुझे बुलाने के लिए। और जैसा कि हमने देखा कि जो कल से आंकड़ा बढ़ा है, 2.86 लाख केसेस हमारे इंडिया में आए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा है, 16.16% हो गया है, जो कि कल आपका 15.5% था। तो हमें वही है, कोरोना को हल्के में नहीं लेना है। कई लोग हैं जो लोग कह रहे हैं ओमिक्रॉन वेव है और ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड सिम्टम्स हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ है, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। कल 665 डेथ हुई थी कोरोना रिलेटेड। तो हमें जितना भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप घर से बाहर निकलिए, मास्क पहनिए, नाक और मुंह दोनों कवर होना चाहिए। हम लोग देखते हैं मार्केट में बाहर लोग बागों ने मास्क लटका रखा है और नाक और मुंह कवर नहीं होता है। 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, जो कि 6 फुट आपको डिस्टेंस देना है 2 लोगों के बीच में। और आप जब भी बाहर जाएं एक्सटर्नल सरफेस टच करें, हाथ को वॉश करना है या सैनिटाइज करना है। ये 3 चीजें आती हैं कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल में। और जो चौथी चीज है जो कि बहुत अहम है, वो है अगर आपका वैक्सीन का नंबर आया है, वैक्सीन आप लीजिए। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है, जो वैक्सीन की डोजेस हैं वो काफी लग चुकी हैं। 92% से ज्यादा हमारी फर्स्ट डोज लग चुकी है और 67-68% सेकेंड डोज लोगों को लग चुकी है। लेकिन हमें ये देखना है, अभी भी लगभग 8%
हमारे सिटीजन हैं जिनको फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है। मेरा उनसे भी आग्रह है कि आप फर्स्ट डोज लगाइए। जो सेकंड डोज के लिए हेसिटेंसी कर रहे हैं वो सेकंड डोज लगाइए। ये सब हमें करना है और लार्ज गैदरिंग अवॉइड करना है। जहां पर भी केसेस आते हैं वहां पर आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, देखना है और एग्रेसिव जीनोम सीक्वेंस हमें कंटिन्यू रखना है, ये देखने के लिए कोरोना के कोई नए वेरिएंट तो नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें फॉलो करना है और हम फॉलो करेंगे तो कोरोना से हम जंग जीतेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर जोशी, इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि आम लोगों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद बन रही थी कि 4 दिन केसेस कम हुए, लेकिन फिर अब 2 दिन केसेस ज़्यादा हैं। इस बीच जो पॉजिटिव मरीज हैं उनका आंकड़ा क्या कह रहा है? जो ठीक हो रहे हैं, जो स्वस्थ होने की दर है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत देती आ रही है हमें, खासकर तीसरी लहर में। तो ये आंकड़े आपकी नज़र में क्या इशारा कर रहे हैं? प्रीति जी धन्यवाद। हम आंकड़े के पीछे नहीं भागना चाहिए, बिकॉज ये आंकड़े के पीछे जो साइंस है उसमें काफी बर्ताव में चेंज हुआ है। हमने देखा कि जब ओरिजिनल प्रोटोकॉल आईसीएमआर द्वारा प्रचलित किया गया था तब हम सबको सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक मरीजों की जांच करते थे। अभी जो जिनको लक्षण नहीं है उनकी हम जांच नहीं कर रहे, इसलिए ये आंकड़ों से आप पीछे नहीं जाइए। ओमाइक्रॉन जैसे डॉक्टर रावत ने बताया, इसमें हमको सबकी जानें बचानी है, पहली बात। तो डेथ रेट देखना चाहिए, उसमें तो कोई लाई नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अस्पताल में मरीज कितने हैं, और अस्पताल में मरीज, ऑक्सीजन नीड वाले मरीज, वेंटिलेटर नीड वाले मरीज, इसमें 70 से 80% कम लोग हैं और जो हमारी खाटें हैं या बेड्स है वो काफी हद तक खाली है। मरीज जरूर है। और 2 प्रकार के मरीजों को कोविड हो रहा है। एक, जिनको कोविड के साथ दूसरी बीमारी है, ये हमने बहुतांश देखा है। ठंड का मौसम है तो उसमें उनको सीओपीडी या फुफ्फुस या लंग के विकार है, किसी को हृदय विकार है, किसी को मज्जा तंतु यानी स्ट्रोक की कोई बीमारी है, किसी को कैंसर डायलिसिस लीवर की बीमारी है, किसी को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी है। ये सब जो अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटीज है उसके वजह से लोग भर्ती हुए हैं। इनको हम वल्नरेबल ग्रुप्स बोलते हैं। और इसके साथ ही हमारे सीनियर सिटीजन है। ये वल्नरेबल ग्रुप और सीनियर सिटीजन्स और बिल्कुल अनवैक्सीनेटेड जिन्होंने एक भी टीका नहीं लगवाया, ऐसे लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं। इनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर या इनकी मौत हो सकती है। इनकी जानें बचाना है। ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अपना सक्षम है, तो हमको सावधानी लेनी चाहिए। ये हल्का फुल्का फ्लू है, ऐसा करके इनको, जिनकी जानें खतरे में है, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हमको 2 प्रकार से ये कोविड को हैंडल करना है। पहले, जिनको मामूली लक्षण है जैसे सर्दी खांसी बुखार, लेकिन जिनको ये कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है और जिन्होंने अपने 2-3 टीके लगवा लिए हैं, इनको घर में ही आइसोलेट करके अपने वैद्य के सलाहकार के अनुसार प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इसमें कोई बड़ी बड़ी दवाइयों की जरूरत नहीं। लेकिन जो वल्नरेबल ग्रुप है, जिनको कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी है, उनको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क रखें। उनको योग्य जो भी है दवाई करनी चाहिए। उसके साथ ही उनको लगा तो अस्पताल में भर्ती करके उनके ऊपर इलाज करना बहुत जरूरी है। ये ही हमारा करंट संक्रमण है। तो हमको ये आंकड़े से बिल्कुल डर नहीं लगता है। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बढ़ भी सकता है, कम हो सकता है। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन रेट, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग रेट, वेंटिलेटर रिक्वायरिंग रेट और मौत का रेट, ये 4 आंकड़े हमको बताएंगे कि ये स्थिति है वो कहाँ जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अलग अलग ज्योग्राफीज में इसका जो ये लहर आ रही है, सुनामी जैसी लहर है, जितने तेजी से आ रही है उतने ही तेजी से कम हो रही है। जैसे हम देखेंगे कि बंबई दिल्ली में ये लहर अभी कम होने लगी है, लेकिन आप बंगलुरु जाएंगे, पुणे जाएंगे तो वहां पे ये पीक पे है, शिखर पे है। तो इसके अलग अलग जो अपने भारत वंश में मेट्रोज है, वहां पे ये लहर काफी हद तक इन्फेक्ट कर चुकी है लोगों को। लेकिन बहुतांश लोगों की, जैसे आपने बताया, आंकड़ों में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और सबसे ज्यादा लोग घर पे ही ठीक हुए हैं वैद्य के सलाह से। और ट्रीटमेंट भी बहुत मामूली है। कभी कभी पैरासीटामोल की दवाई लेनी पड़ती है, सर्दी खांसी होती है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही लगती है। ठीक। अभी ये जो लहर है
वो शहरों के बाजू वाले जगह है, जैसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, मुंबई के साइड में, दिल्ली में एनसीआर रीजन है, वहां चली जाएगी, और बाद में वो अपने रूरल इंडिया जैसे ठीक गांवों में चली जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, डबल मास्क लगाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर रावत, जैसा अभी डॉक्टर जोशी ने तमाम बड़ी बातें कही कि इन आंकड़ों पर हम उतना ना जाएं, ये बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, और हमें अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। और जो उन्होंने कहा भी है कि अब बड़े शहरों के बाद अब जो छोटे शहर हैं या फिर जो ग्रामीण इलाके हैं, उनकी तरफ इस लहर का असर हो सकता है, इसलिए हमें अपनी तैयारी पर ध्यान देना होगा। और मोर्टालिटी जो ज़्यादातर देखने को मिले, या तो कोमॉर्बिडिटी या फिर जिनकी उम्र ज़्यादा है, ज़्यादातर मामले उसके सामने आए हैं। तो क्योंकि आप नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं, मैं ऐसे इलाकों में तैयारियों को लेकर मोटे तौर पर आपसे समझना चाहूँगी कि जो हमारे ग्रामीण या फिर 2 टियर सिटीज़ हैं, वहाँ अब हमारी तैयारी पहले से कितनी मुस्तैद है? आई थिंक प्रीति जी, हमें अगर लास्ट टाइम से देखना होगा तो हमारी तैयारी बहुत 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 ज्यादा मुस्तैद है। अगर आप आईसीयू के जो नंबर ऑफ बेड्स देखेंगे वो हमारे बहुत ज्यादा हैं पहले की तरह। लोगों में पहले से बहुत ज्यादा अवेयरनेस है कि अगर सिम्टम्स हैं आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर आप ऑक्सीजन वाला भी देखेंगे, ऑक्सीजन का भी हम लोगों ने बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट, एलएमओ प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर काफी अधिक मात्रा में जोड़ लिया है। जैसा कि हमने लास्ट सेकेंड वेव में देखा था कि बहुत जगह पे, बहुत मेट्रोज में और टियर 2 सिटीज में ऑक्सीजन की कमी भी हो गई थी। तो उसके कारण हमारी प्रिपरेशन काफी अच्छी है अभी। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छा गया है, और वैक्सीनेशन ड्राइव के कारण हमारे जो 165 करोड़ से ज्यादा जो वैक्सीनेशन लग चुका है, उससे अगर कोरोना होता भी है और आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया है तो आपके सिम्टम माइल्ड होते हैं प्रीति जी, जो कि बहुत 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 ज्यादा अच्छी बात है। उससे जो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना है उसका रेट काफी कम हो जाता है। जैसे डॉक्टर जोशी ने भी बताया है कि ऑल्दो नंबर हमारे 2.86 लाख हैं, लेकिन कंपेयर टू हमारा डेल्टा वेरिएंट में लगभग 20 से 25% पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे। इस वाले में जो ओमिक्रॉन में केवल 5% के करीब हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। तो एक तो सिम्टम्स भी इसके थोड़े माइल्ड हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर जोशी ने बताया है, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज जो हमारे सिटीजन हैं कोमॉर्बिडिटी के साथ, उनके लिए हमें बड़ा सतर्क रहना है कि ऐसा ना हो वो संक्रमित हो जाएं। और जो ओल्ड पेशेंट विद कोमॉर्बिडिटी हैं उसमें रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी थोड़ा ज्यादा होता है। कोई भी हमारे पेशेंट हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, सीओपीडी है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, जैसे डॉक्टर जोशी ने बताया ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, तो इन सब पे हमें बड़ा सतर्क रहना है। प्रिपरेशन हमारी अच्छी है, लेकिन ये भी है प्रीति जी, अगर नंबर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और थोड़ा भी अगर म्यूटेशन में चेंजेस आता है, विरुलेंस ज्यादा बढ़ता है, तो फिर हम बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसीलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें रखना है और समय पे वैक्सीन लेनी है। जो लोग हेजिटेंट है वैक्सीन के लिए, उनसे मेरा आग्रह है वैक्सीन लीजिए। और म्यूटेशन को हमें बड़ा क्लियरली समझना होगा, जो कि हम लोग देख भी रहे हैं कि कभी सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन आता है, अगर उसकी विरुलेंस बढ़ती है तो उसके लिए हमें सतर्क रहना है। बिल्कुल। और इस बीच हम जो नई स्टडी है उसके बारे में भी बता दें दर्शकों को। भारत समेत दुनिया भर में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो कोरोना वायरस संक्रमण में बढ़ोतरी का कारण बना है, लेकिन ये वेरिएंट इस महामारी से बाहर निकलने में कारगर साबित हो सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार
ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने के बाद इससे विकसित होने वाली एंटीबॉडीज ना केवल इस वेरिएंट के खिलाफ बल्कि कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट्स के खिलाफ भी प्रभावी होगी। इनमें डेल्टा वेरिएंट भी शामिल है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित व्यक्तियों में बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिला है। इससे न सिर्फ इस वेरिएंट की रोकथाम में मदद मिलेगी बल्कि डेल्टा समेत कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट्स के खिलाफ भी ये प्रभावी रहा। इस स्टडी में बताया गया कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट से विकसित एंटीबॉडीज डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी तरीके से काम करती है। इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट के से दोबारा संक्रमित होने का खतरा भी काफी कम रहता है। डॉक्टर जोशी, जो आईसीएमआर की नई स्टडी है और एंटीबॉडीज को लेकर, ओमाइक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो बातें अभी हमने बताई हैं, ये इन पर आप थोड़ा सा हमें आसान भाषा में समझाएं कि कैसे ये काम करेगा और कैसे इस महामारी से बाहर निकलने में जो ये वेरिएंट है वो कारगर साबित हो सकता है। बिल्कुल प्रीति जी, जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है इसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हैं और स्पाइक प्रोटीन पे, जैसे ये फुटबॉल जैसे कवर रहता है और उसके ऊपर कांटे रहते हैं, तो ये कांटों का म्यूटेशंस है और इसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनती है वो एंटीबॉडी हमारे शरीर के कवच कुंडली है। तो हमारे ऊपर कोई भी नया वेरिएंट की अटैक होगी, जैसे डेल्टा हो या ओमाइक्रॉन हो, तो हमारी जो प्रतिकार शक्ति है शरीर की सक्षम होगी, जिससे नए वायरस का एक्सपोजर किसी को भी होता है तो वो क्लियर हो जाता है। तो हमारे में मिश्र प्रतिकार शक्ति अभी हो रही है। मिश्रण इसका है कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन डेल्टा या ओमाइक्रॉन से होता है उनमें एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी तैयार होती है, यानी वायरस को हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। और दूसरी जो हम एक प्रयास कर रहे हैं टीकाकरण की, तो टीका से भी एंटीबॉडी बढ़ती है। हमारी टी सेल और बी सेल, ये हमारे शरीर में दो पेशी है लिम्फोसाइट की, जहां से हमको डिफेंस मिलता है। हमारे जैसे भारत वंश में डिफेंस है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो जैसे ही हमारे शरीर में हमारे जो एयरफोर्स और नेवी है वो है टी और बी सेल, और बी सेल और बी पेशी जो है हमारे शरीर में वो एंटीबॉडी बनाती है, जिससे वायरस न्यूट्रलाइज हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो ये ओमाइक्रॉन के 3 वेरिएंट है, BA.1, BA.2 और BA.3, और तीनों वेरिएंट जो एंटीबॉडी बनाते हैं, हमारे आईसीएमआर के स्टडी ने बताया है कि इसकी बनने वाली जो केमिकल जो एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, ये जो इम्यूनिटी वाली इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन ओमाइक्रॉन के विरुद्ध तो सक्षम है ही, लेकिन डेल्टा या डेल्टा के जो डेरिवेटिव है, यानी डेल्टा के बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनके विरुद्ध भी ये बहुत सक्षम होती है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है हमको। हमारे यहाँ पे एक हाइब्रिड इम्यूनिटी जो हम बोलते हैं या मिश्र इम्यूनिटी, इसका एक पिक्चर आ रहा है, और इसलिए एक संकेत हमको जरूर मिलता है कि कहीं नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी ओमाइक्रॉन के बाद नहीं आता है, तो शायद ये आखिरी बड़ी सुनामी जैसी लहर हो सकती है। लेकिन हमको बेफिक्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सावधान रहनी चाहिए। हमारे जो भारत वंश में जो लोगों की प्रतिकार शक्ति है ये काफी अच्छी है। बाकी देशों के तुलना में हम देखे जाएंगे, जैसे यूरोप है, यूके है या यूएसए है, उनके तुलना में हमारे यहाँ के मौतें कम हैं। जो ज्यादा तीव्र बीमारी है कोविड से, ये भी ये लहर में काफी कम है। जैसे साउथ अफ्रीका में पाया गया था, वहां पे भी अच्छी जो इम्यूनिटी थी, हाइब्रिड इम्यूनिटी थी, वही संकेत भारत वंश पे दिखा रहे हैं। तो भारत वंश जो दिखा रहे हैं साउथ अफ्रीकन पैटर्न दिखा रहा है, और इसमें 2 अच्छे लक्षण हैं कि भारत में किसी को ओमाइक्रॉन की लगान होती है तो उनमें बनने वाली जो प्रतिकार शक्ति है वो काफी सक्षम हो सकती है, यही ये रिसर्च बताता है। और हमारे भारतीय जो संशोधन जो साइंटिस्ट है, जो हमारे जो अलग अलग मेडिकल एजेंसीज है, ये सब रिसर्च कर रही है कि टीका और नेचुरल इन्फेक्शन से हमारे भारत वंश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे हम प्रोटेक्ट करें सीवियर डिसीज से और मौत से। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर रावत, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, जो एक तो लड़ाई हमारी कोविड के खिलाफ है और एक वो भी लड़ाई है जो पोस्ट कोविड है, और तमाम लोग कोविड से ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनका सामना कर रहे हैं। तो इसे लेकर फिलहाल आप क्या कहेंगे? क्या जो स्वास्थ्य पर एक बार फिर जो फोकस कोविड के जरिए आया है, लोगों को इसे लेकर भी जागरूक रहने की जरूरत है अपने स्वास्थ्य को लेकर?
बिल्कुल आपने ठीक बताया है कि हमें कोविड के बाद में भी जो डिजीज वगैरह है उसको हमें बहुत केयरफुल रहना है। उसमें ये होता है कि आपको जो वीकनेस या थकान है वो काफी लंबा रहता है एंड लोग बाग इतना यूज्ड टू नहीं रहते हैं। तो उसमें वही है जो हम लोग भी बोलते हैं कि जब आपको कोविड हो तो आपको रेस्ट पूरा लेना है और कोविड के टाइम पे कोई हैवी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी आपको अवॉइड करना है। और जिनको कोविड के बाद जैसे हमारा डेल्टा हुआ था उस समय अगर हमारे चेस्ट में जो चेस्ट एक्सरे में या सीटी स्कैन में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस या सफेद धब्बे पड़े थे तो उसका अगर आपका लंग इन्वॉल्वमेंट है तो लॉन्ग टर्म इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या लंग फाइब्रोसिस का भी डर रहता है। उसके बाद आपका जो वायरल मायोकार्डाइटिस होता है, हार्ट में भी जो प्रॉब्लम होती हैं उसका होता है। अगर आपको स्टीरॉइड्स काफी चली हैं कोरोना के टाइम पे तो न्यू डायबिटीज भी हो सकती है। थोड़ा ये भी देखा गया है कि जो ब्लड क्लॉट हैं उनका बनना आपका कोरोना वायरस के बाद थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये सब हमें चीजें देखना है, हमें रेगुलरली अपने आप को चेक रखना है। थोड़ा जीआई भी प्रॉब्लम है, हमने भी कई मरीज देखे हैं कि जो कई पेशेंट हैं वो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के साथ भी आए हैं। कई मरीज हैं जिनमें जिनकी आंतों में जो खून का वो है उसमें रुकावट हो गई है, खून की जो छोटी छोटी आर्टरीज में है उसमें रुकावट हो गई है तो उसके कारण बावल नेक्रोसिस हो गई थी। तो उसके भी हमने कई मरीज ऑपरेट करे हैं। थोड़ा म्यूकोरमाइकोसिस भी जो हम लोगों ने सेकेंड वेव के बाद में देखा था उसके बारे में भी सतर्क रहना है। हमें नाक की हाइजीन वगैरह, फेशियल हाइजीन वगैरह क्लीन रखनी है। तो ये सब चीजें हमें बहुत इन सब चीजों के लिए सतर्क रहना है। ऐसा नहीं है कि आप कोरोना नेगेटिव हुए आपने अपने आप जो केयर है वो आपने खत्म कर दी है। तो इसलिए हमें अपने आप को पूरा अगले कोरोना होने के बाद भी कई महीनों तक अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व रखना है। जो भी आपके नए सिम्टम्स आते हैं उसको गौरपूर लेना है और उसके बाद अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए। बिल्कुल। और इसी के साथ समय ये पूरा हो गया। डॉक्टर सौमित्र रावत आपका, डॉक्टर शशांक जोशी आपका, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में कोविड अपडेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपसे अपील है कि कोविड के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में जो जंग लड़ी जा रही है, एक तरह से हम मान सकते हैं कि अब ये उसका निर्णायक पड़ाव है। लेकिन इस बीच जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है और वैक्सीनेशन है, यही दो बड़े हथियार हैं जो हमें इस लड़ाई में जीत दिला सकते हैं। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। नमस्कार।